Today we will start the oxide of carbon. So let's write down here headings: oxide of carbon. कार्बन के कौन कौन से ऑक्साइड होंगे जो आप देखते रहते हो या यूज करते रहते हो या क्वेश्चन में आपको मिलता रहता है। नॉर्मली दो टाइप के ऑक्साइड होते हैं, एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपको स्टडी करना है। ओके, सब ऑक्साइड के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वो सिर्फ कहीं कहीं यूज होता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक हम दिखा देंगे बाद में। तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सो कैन यू टेल मी कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम लोग फॉर्मेशन करेंगे तो किस तरीके से फॉर्मेट होगा ये? इनकम्प्लीट कंबशन का नाम सुना है? इनकम्प्लीट कंबशन से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। तो उसका एग्जाम्पल लिखो, लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, हाफ O2 यहाँ पर होगा। ओके, आई थिंक ये रिएक्शन आप लोग को जानते हो। ओके, इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। राइट, क्लियर है? नाउ, और प्रिपरेशन का दूसरा मेथड कौन सा है, कोई बताएगा? अच्छा, प्रिपरेशन का तो हेडिंग पड़ा हुआ है, चलो ठीक। नंबर 1 लिखो यहाँ पर, बाई हीटिंग ऑक्साइड ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल के ऑक्साइड कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल Fe हो गया, Zn हो गया। ओके, इनको अगर कार्बन के साथ हम लोग हीट कर देंगे तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, होंगे विथ कार्बन। एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर, लाइक Zno है, इसको कार्बन के साथ हीट करेंगे तो आपको मिलेगा Zn प्लस CO। नाउ कैन यू टेल मी, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? हेयर कार्बन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, बिकॉज जीरो होगा यहाँ पर आपका +2 जाएगा, तो यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये काम करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, यही सेम टाइप की रिएक्शन हम लोग मेटलर्जी नाम का चैप्टर है वहां पर पढ़ेंगे। कार्बन एक आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट नॉट इन कंपेयर टू एल्यूमिनियम की जैसा नहीं होता। कार्बन एक आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिससे किसी मेटल के ऑक्साइड, जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं, उनके ऑक्साइड से मेटल बाहर निकालने की आप इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करें मेटलर्जी से। ये आपका मेटल ऑक्साइड होता है, लाइक आपका Fe ऑक्साइड है, इस Fe से आपको Fe निकालना है, तो आप क्या करते हो, कार्बन के साथ रिएक्शन करा के Fe आपको मिल जाता है। ये सारे रिएक्शन हम लोग मेटलर्जी चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, बिकॉज वहां पर एक्सट्रैक्शन होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। किसी भी मेटल को किस तरीके से हम लोग निकाल पाते हैं फ्रॉम देयर ओर,
तो वहां पर हम लोग ये चीजें फिर से डिस्कशन करेंगे, बट आपको याद होना चाहिए कि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। किसी भी मेटल ऑक्साइड का हो, हैवी मेटल ऑक्साइड का हो, उस हैवी मेटल ऑक्साइड से आप मेटल निकाल सकते हो बाय द रिएक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ रिएक्शन करके हम लोग मेटल निकाल सकते हैं। ओके, इस रिएक्शन में कार्बन आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, क्लियर है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है जेई में। सेकंड पार्ट आपका, बाय हीटिंग ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना है? ऑक्जेलिक एसिड विथ कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर ऑक्जेलेट एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, बट मेजरली यहाँ पर CO2 निकलती है। ओके, एंड यहाँ पर जो CO2 होता है दैट इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आई होप सब लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मीनिंग समझते होंगे। मतलब क्या होता है इसका? वाटर बाहर निकालना। आपके पास COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, इसका नाम क्या है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड। ओके, ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड को अगर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लें हम लोग, हमेशा याद रखना कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ओके, तो ये यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाली है दैट इज H2O बाहर निकलेगा सबसे पहले, प्लस CO भी बाहर निकलने वाली है, और CO2 भी बाहर निकलेगी। ये आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ CO2 को आप रिमूव कर सकते हो बाय द रिएक्शन ऑफ KOH। इसको रिमूव कर सकते हो। रिमूव कैसे करेंगे? यहाँ पर लिख सकते हो CO2 removed by passing gas through KOH। आपके पास रहेगा KOH प्लस CO2। क्या बनेगा कंपाउंड बेटा? K2CO3 प्लस H2। इस रिएक्शन से आप ये CO2 बाहर निकाल लोगे। वाटर ऑलरेडी आपके पास रहता ही है निकालने के लिए, तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाएगा यहाँ से। ओके, ये रिएक्शन आप लोग याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट हीटिंग विद, अगर मैं, थर्ड पार्ट है आपका, द थर्ड पार्ट इज हीटिंग फॉर्मिक एसिड विद कंसंट्रेट H2SO4। ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH प्लस H2SO4 that gives us CO प्लस H2O। क्लियर है? बैलेंस कर लेना रिएक्शन, अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना आपका काम है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है रिडक्शन ऑफ CO2 बाय द रेड हॉट कार्बन और जिंक डस्ट के साथ। क्या करते हैं? रिडक्शन ऑफ CO2 रेड हॉट कार्बन और जिंक डस्ट के साथ।
CO2 का कैसे रिडक्शन करते हैं, यहाँ पर देखो आपके पास CO2 है, इस CO2 का कार्बन के साथ रिएक्शन करा दिया आपने, क्या कंपाउंड बन गया, रिड्यूस हुआ CO2 आपका, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो इसको रिड्यूस कर दिया ना। ओके, देन CO2 को आप जिंक के साथ भी या जिंक डस्ट के साथ भी रिड्यूस कर सकते हो, आपका कंपाउंड बनेगा ZnO+CO, और इसको हम लोग विथ कार्बन के साथ रिएक्शन करा के फिर से ये बना सकते हैं। राइट, क्लियर है, तो ये कंपाउंड बन गया। नाउ जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है आपकी, फिफ्थ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, फिफ्थ नंबर को आप लोग याद कर लेना और इसको ध्यान से देखो। बाय द हीटिंग ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा, पोटेशियम POT होता है या डबल टी है, बोलो यहाँ पर पोटेशियम में डबल टी होता है या सिंगल टी, फेरो सिंगल। COIA साइनाइड with excess of concentrate H2SO। कंसंट्रेट H2SO4 याद रख। रिएक्शन क्या होगा पहले ये बताओ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा, टेल मी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCl FeCN6। वेरी गुड, CN। यहाँ पर आपके पास H2SO4 है, व्हेन रिएक्टेड विथ, यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसको हीट करते हैं, यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट रहता है, थोड़ा सा याद रखना आप लोग, एक बार सोल्यूशन लेते हैं इसका, एंड जब इसको हीट करेंगे तब आपका कंपाउंड बनेगा K2SO4 प्लस FeSO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, क्लियर है, बैलेंस करोगे आप, यहाँ पर K4 है तो आपका K4 हो गया, Fe आपका सिंगल है तो Fe आपका सिंगल हो गया, N आपका 6 है तो यहाँ पर 2 हो गया, ये N6 हो गया, कार्बन आपका 6 है तो कार्बन 6 हो गया, एंड H देखो H यहाँ पर 4 थी 12 तो यहाँ पर 6H2O लगाना पड़ेगा, एंड 12 यहाँ पर 12 6H2O, अच्छा 6H2 हो जाएगा, बिकॉज 24 है यहाँ पर 24H। ओके, बैलेंस हुई रिएक्शन। मैंने बोला कंसंट्रेट H2SO4 क्यों लेते हैं, अगर मैं डाइल्यूट लेता हूँ तो डाइल्यूट की कंडीशन में क्या होता है, देखो बेटा, dilute H2SO4 should not be used in this equation। क्यों नहीं यूज करते बेटा, बिकॉज इसी कलर से रहें, as it produces HCN, that is extremely poisonous substance। okay, extremely poisonous होता है कि नहीं होता है,
हैव यू एनी आइडिया ये HCl कितना पॉइजनस होता है? आइडिया है ना? हाँ, वॉर में यूज हम्म। वॉर में यूज करते हाँ, कभी आपने वो देखा, मूवियों में देखा होगा, जो टेररिस्ट होते हैं गले में ताबीज या कोई कैप्सूल वगैरह लेके चलते हैं, तुरंत खा लेते हैं, मर जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रिवील ना करें, या कोई इन्फॉर्मेशन रिवील ना कराए टॉर्चर करके, देखा ना मूवियों में? यस सर। हाँ सर। हाँ, वो साइनाइड ही होता है। इतना खतरनाक होता है, जाते ही आपके जो टंग है उसमें टच हुआ कि आप गए ऊपर, इसलिए होता है पॉइजनस, इसलिए यहाँ पर यूज नहीं करते हैं डाइल्यूट H2S। ओके, सो आई थिंक प्रॉपर्टीज 5 हो गया, काफी है ना? इतना ही मुश्किल है, इतना ही तो आता नहीं है एग्जाम में, सिलेबस पढ़ के क्या करोगे? सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में ऑल ऑफ यू नो दैट, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका कलरलेस गैस है या नहीं है? टेल मी, कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस है या नहीं है? कलरलेस, ऑर्डरलेस है या नहीं है? यस यस सर। ऑर्डरलेस। ये जो आपका ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है या बेसिक है या एसिड है, क्या है? न्यूट्रल। बेसिक भी हो सकता है, या मैं अभी दिखाऊंगा एसिडिक भी हो सकता है। होगा क्या? पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस होता है। नंबर सेकंड, burned in air with blue flame, blue flame forming CO2, CO2 फॉर्म करता है। ओके, इसके आगे लिख लेना दैट इज ऑल्सो टेस्ट फॉर CO। तभी आपको टेस्ट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपके एयर के साथ बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम्स निकलती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि CO2 आप फॉर्म हो रही है वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, reduce metal oxide to metal, reduces metal oxide to metal। जो भी प्रॉपर्टीज रिडक्शन करके मेटल में कन्वर्ट होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग मेटलर्जी चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो Pb है, लेड ऑक्साइड है आपके सामने, लेड ऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, आपको लेड मिल जाता है, Pb एंड प्लस आपका CO2 गैस निकलता है। ये सारी चीजें हम लोग मेटलर्जी चैप्टर में देखेंगे ऑलरेडी, बिकॉज लेड ऑक्साइड तो आपको मिल जाएगा एटमॉस्फेयर में, उससे आप लेड कैसे निकालते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन करके। सिमिलरली यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करके Cu प्लस CO2। अभी आपने कार्बन भी देखा, CO2 CO भी देखा, और भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, फिर बहुत सारी मेटल्स भी होंगी, लाइक आपने Fe देखा, Zn देखा, Pb देखा, Cu देखा। तो जो मेटलर्जी वाला चैप्टर होगा आपका, उस मेटलर्जी वाले चैप्टर में जेई में क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेटल के लिए कौन सा सुइटेबल एलिमेंट होता है, जो आपको बताएगा कि ये इसके लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट सब कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कार्बन से रिएक्शन करेंगे तो वो भी हो सकता है, बट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है बाई, ग्राफ दिया रहता है आपके पास, उस ग्राफ से आइडेंटिफाई करना रहता है। ओके, तो वो भी आपको आइडिया लग जाएगा जब मेटलर्जी चैप्टर हम लोग पढ़ें। ओके, बट याद रखना ये सारी चीजें मेटलर्जी से रिलेटेड होंगी, फिर वहां पर बोलोगे सर ये तो पहली बार देख रहे हैं, तो फिर वो उधर नहीं चलेगा, उधर फिर तो मैं डांट भी सकता हूँ तुम लोग।
ओके, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, जस्ट नॉलेज लेते जाओ, बाद में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरा ग्राफ किस तरीके से होता है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, react with NaOH, react with NaOH के साथ रिएक्शन करके आपका फॉर्मिंग सोडियम फॉर्मेट फॉर्म करता है। कंपाउंड क्या हुआ आपका, NaOH प्लस CO HCOO Na, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 5 या प्रॉपर्टी नंबर 5, combined with hemoglobin of blood to form complex that prevent O2 carrying capacity। अगर आपके पास हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड चली गई तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, एंड दैट प्रिवेंट O2 कैरिंग कैपेसिटी। हीमोग्लोबिन में जो आपका O2 जा रहा होता है उसकी प्रिवेंट जो उसको प्रिवेंट करता है, उसकी कैपेसिटी को प्रिवेंट करता है। कंबाइन बाय वाला पॉइंट है ये, विथ hemoglobin of blood to form a complex and prevents O2 carrying capacity। बायो वाले बेटा इस पॉइंट पे थोड़ा सा रिसर्च करना और मुझे बताना एक्चुअली में अंदर क्या होता है। ओके, जेई वालों ठीक है, आप लोग याद कर लो, जितने लोग नीट वाले हैं, ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि हीमोग्लोबिन में जो CO2 जाता है और कैसा क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो प्रिवेंट करता है O2 कैरिंग कैपेसिटी को, सिर्फ बताना है मुझे। ओके, थोड़ा सा मुझे नॉलेज है, ज्यादा नहीं है, हो सकता है आपको ज्यादा हो या आप ज्यादा कहीं से नॉलेज लेके आओ, तो मुझे बताना। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, चलो कुछ तो है भी आइडिया तुम लोग को। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन, ज्यादा एफिनिटी होती है ओके, बाइंड और हीमोग्लोबिन को 250 टाइम्स ज्यादा होती है O2 से। 250 टाइम ज्यादा। यस यस, चलो, गुड गुड गुड। तो अच्छा है बेटा, अच्छा लगा तुम लोग याद किए हो, कुछ तो पढ़े हो। ओके, सो यूज में लिखना है नंबर 1, यूज, यूज एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं इन फॉर्मिंग ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस फॉर्मेशन तो आप लोग जानते हो, यूज्ड एज अ फ्यूल इन फॉर्म ऑफ water gas। Now who will tell me the formula of water gas? CO plus H। Very CO good. plus H। Okay, water gas and produce and produces gas CO plus N2। इसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, देखो, कार्बन C प्लस H2O, आई थिंक आपको याद होगा, तो ये स्टीम होता है, राइट। CO आपका गैस बनेगा, प्लस आपका H2 भी आपका गैस होता है। ओके, यहाँ पर बेटा कुछ टेम्परेचर होता था, मैंने आपको बताया हुआ, याद है कुछ, ये रिएक्शन बता चुका हूँ ऑलरेडी,
डिड यू रिमेम्बर और नॉट? याद है या नहीं है? भूल गए होगा। यहाँ पर टेम्परेचर होता है अराउंड 473 केल्विन टू 1273 केल्विन के अराउंड। तो मैंने यहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड लिखा होगा, नोट्स में लिखा होगा या सॉफ्ट कॉपी में लिखा होगा, अराउंड इतना लिखा होगा। तो CO+H2 गैस बनती है। ओके, नाउ सेकंड वन क्या होगा? कार्बन प्लस O2 प्लस N2। इसको बनाने के लिए आपका CO+N2, दिस इज गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। जब इसको बैलेंस करेंगे हम लोग तो चलिए 2 कार्बन हो गया एंड O2 2 हो गया। ओके, N2 सिंगल, तो N2 यहाँ पर बैलेंस है रिएक्शन, राइट? ओके, रिएक्शन बैलेंस है आपकी। यहाँ पर भी टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस होता है और यू कैन राइट डाउन 21273 केल्विन। ओके, ये बेटा सॉलिड होता है, याद रखना। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ओके, नेक्स्ट यूज आपका, इस पेज पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर यूज कोई बताएगा मुझे? कार्बोनिल कंपाउंड्स जानते हो? कार्बोनिल कंपाउंड्स जहां पर CO होता है कंप्लीटली, लाइक आपने सुना होगा जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे तो NiCO4 बनता था, याद है? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जहां पर आपका CO डायरेक्टली रहता है। तो यू कैन से दैट इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ carbonyl compounds which in turn out are used in used in extraction of iron and nickel. It is used in making of carbonyl, which in terms which is used, अच्छा ये which is used in, यहाँ पर इतना सारा हटा दो, which is used in extraction of iron and nickel compound. Clear है? ओके, एक सेकेंड में बताता हूँ क्या है, किस तरीके से रिएक्शन होगा। निकेल आपका कंपाउंड है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये निकेल से कन्वर्ट हो गया आपका NiCO4, राइट? सेम आपके पास Fe होता है, Fe के साथ अगर मैं 5CO कन्वर्ट करूँ यहाँ पर तो FeCO5 में कन्वर्ट होता है। नाउ यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, Fe और निकेल का कितना होगा? Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट और निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का 5, Fe5, ओके, एंड निकेल 4, okay. Anyone else?
70 लोग में से कोई नहीं बता पा रहा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? याद रख लो बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ये पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड ही अंदर घुसा हुआ है, तो इसका एक कंपाउंड होता है, जैसे हमने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में AlH2O6, इस तरीके से पढ़ा ना, कंपाउंड देखा ना, ये कंपाउंड देखा था कि नहीं? कल भी मैंने एक पेपर में बताया था, इस तरीके से कंपाउंड बनता है। तो इस कंपाउंड में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो इस वाटर कंपाउंड का जो वहां पर मॉलिक्यूल्स लगा हुआ है वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं लाइगेंड्स, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, ओके, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इसी टाइप का ये कार्बोनिल CO ग्रुप भी आपका एक लिगेंड्स है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। क्या H2O का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना? सम तो पूरा 0 ही होगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट का सम, राइट? अरे H2O का ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा ना, अगर हम लोग अलग अलग से कंपाउंड का निकालेंगे तो -1 -2 और +1 आएगा, समझे? टोटल ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 होने वाला फॉर द केस ऑफ H2O। ओके, तो यहाँ पर सिमिलरली एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए x रखूंगा एल्यूमिनियम का, +6 टाइम्स 0 इज इक्वल टू +3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +3। यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। सेम केस यहाँ पर आएगा, निकेल की जगह पर मैं NiCO4 लिखा, निकेल की जगह मैंने x पुट किया, +4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आने वाला है 0, सेम केस यहाँ पर भी आने वाला है 0। Fe का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होने वाला है, बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये कंपाउंड्स बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ओके। नेक्स्ट थर्ड यूजेस हैं, यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ पर यूज होता है? मेटलर्जी में, ओके। तो यहाँ पर आप लिख लो फर्स्ट वन, metallurgy of iron, metallurgy of H2, ओके। रिएक्शन क्या होगा? Fe2O3 when reacted with carbon monoxide it form Fe plus CO2, then here is 2, here is 3, and here is also 3. Same case here also, H2O plus CO, H2 plus CO. Make sure that ये आपका स्टीम होता है, ओके, क्लियर है? नाउ फोर्थ प्रॉपर्टीज, फोर्थ वन, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बोलो, इस तरीके से होगा क्या? ये किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है? टेल मी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं है? इज दैट स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉट? ये स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही है या नहीं है? बोलो, टेल मी एनीवन। नहीं सर। कार्बन मोनोऑक्साइड को आपका कीटोन का स्ट्रक्चर बना हुआ था, कीटोन समझते हो? कीटोन और एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड कीटोन नहीं जानते हो आप लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी खत्म हो गया, आईयूपीएसी भी खत्म हो गया, एल्डिहाइड कीटोन नहीं जानते हो? एक सीएचओ होता है, एक आपका सीओ। डबल बॉन्ड। हाँ, तो ये इसको हम लोग सीओ भी लिख सकता हूँ मैं ना, RCOR, इस तरीके से। ओके, तो एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, बट आपको आइडिया नहीं है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है वो C डबल बॉन्ड O, एंड इसका एक लोन पेयर वापस जाता है किसके तरफ? कार्बन की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर होता है। और यू कैन से दैट, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। कैसा लिख सकते हैं? कार्बन होगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, एक तरफ आपका कार्बन के ऊपर Plus नेगेटिव minus. चार्ज, प्लस नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर लोन पेयर है। ओके, तो नो। इसको लुईस बेस बोल सकता हूँ। ये मुझे बताना है, आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्लास में ध्यान से डिस्कस कर लेना इसको भी। क्या इसको लुईस बेस बोल सकती हैं, नहीं बोल सकते हैं? आप लोग थोड़ा सा एक कोई बुक देखो, उठाओ, फिर मुझे बताना है, हाँ सही बोल रहे थे सर या गलत। ओके, सो नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। प्रिपरेशन पार्ट में देखो, नंबर 1 क्या होगा बेटा? बाय हीटिंग carbonates of heavy metals and bicarbonate of alkali metals. And bicarbonates of alkali metal. आई थिंक ये भी रिएक्शन आप लोग कर चुके हो। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कंपाउंड क्या बनता है? AO plus CO2. CaO प्लस CO2 गैस बन गया आपका CO2। नाउ ये भी आप लोग जानते हो अच्छे से, NaHCO3 आपका कंपाउंड होता है, अगर उसको हीट करेंगे कंपाउंड क्या बनेगा? Na2CO3 CO2 plus H2. क्लियर है? टू यहाँ पर लग जाएगा, बाकी रिएक्शन बैलेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, by heating of carbonate bicarbonate with acid, by heating of carbonate and bicarbonate with acids, एसिड और पहले कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बताओ। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिख लिया हम लोग, यही हम लोग जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, यही सिंपल एग्जांपल दिखता है। कंपाउंड क्या बनेगा? CaCl2 प्लस साथ में क्या बनेगा बताओ आप लोग? H2O प्लस CO2। वेरी गुड। एंड NaHCO3 प्लस HCl, क्या कंपाउंड बनेगा बेटा? NaCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2। to गुड। नाउ
इसके आगे आप लोग लिख लेना दिस इज ऑल टू लेबोरेटरी मेथड, जो लैब मेथड होता है, लैब में हम यहाँ से आपका CO2 गैस बनाते हैं। क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट की बात करूं, जो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक छोड़ दो, ग्लूकोज आप लोग जानते हो C6H12O6, ग्लूकोज को हम लोग C2H5OH प्लस CO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं विद द सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम, जो आपका एक टाइप का एक एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में आपका अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये एंजाइम मुझे नाम बताना है, ये भी आपका होमवर्क है, कौन सा एंजाइम होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कौन सा एंजाइम होता है। और कुछ कुछ एंजाइम के नाम आपको याद रख लेना बेटा, जो फैमिलियर होते हैं थोड़ा सा उनका याद रख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जो आपका केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ का एक चैप्टर होता है जिसको हमने अभी तक टच नहीं किया। ओके, और एक चैप्टर होता है आपका प्रोटीन्स वाला, जिसको अभी हमने बताया भी नहीं। वहां पर आपके एंजाइम्स और प्रोटीन और अमीनो एसिड ही पढ़ने होते हैं, जो आपकी बॉडी में काम करते हैं या नॉर्मल डेली लाइफ में होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको यूज होना ही करना ही पड़ेगा। और एक क्वेश्चन 100% आता है इन सब। जेई की बात कर रहा हूँ मैं और नीट की बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ अभी। ओके, वन क्वेश्चन 100% आता है। कौन कौन सा? केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, और आपका प्रोटीन्स हो गया और एमिनो एसिड हो गए, ये सारे टॉपिक्स है। एक बायोमोलिक्यूल्स होता है, 3-4 चैप्टर्स हुए, वन क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो 4 चैप्टर पढ़ लो आप, या एक क्वेश्चन छोड़ दो आप, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हो। उसको हम लोग इसीलिए बाद में देखते हैं, बाद में बता देंगे, टेंशन मत लो। ओके ना, प्रॉपर्टीज की बात आती है तो प्रॉपर्टीज में हम लोग पहले बेसिक प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें हम लोग। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कलरलेस होती है गैस, या कुछ कलर होता है इसका? कलरलेस विथ फेंट पंजेंट स्मेल। ओके, सेकंड पार्ट, heavier than air. Okay, and acidic in nature. Third point, soluble in water, soda water, and aerated drink. Okay, and next है आपका fourth point, can be easily liquefied and solidified under pressure. बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, सॉलिड CO2 से ड्राई आइस बना सकते हैं, जो आपका रिफ्रिजरेंट
यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ ये प्रॉपर्टीज हो गई आपकी 1 2 3, कार्बन डाइऑक्साइड 1 2 3। ओके, चलिए नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा इसका ध्यान से देखो, जिसको नोट डाउन करने के लिए बोलो उसमें आप लोग टिक लगा लेना। बाकी तो सिंपल है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज में। नंबर 1, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके साथ अगर CO2 के साथ रिएक्शन करा दें, CaCO3 प्रेसिपिटेट होगा प्लस H2O, राइट। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर लाइम वाटर। and water. ओके, एंड इसका कलर होता है बेटा मिल्की कलर। CaO और CaOH फोल्ड ट्वाइस CaCO3, इसका हमने सेकंड ग्रुप में बताया ना मैंने डिटेल्स में, किसको लाइम वाटर बोलते हैं, कब आपका मिल्की कलर होता है, किस तरीके से बताया ना डिटेल्स में, याद कर लेना। ओके, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका कलर कैसा बेटा? भी मिल्की कलर है और प्रेसिपिटेट है, राइट। अगर इसका रिएक्शन H2O और CO2 के साथ करा दे, मतलब फर्दर मैंने CO2 गैस पास करा दी, दैट मीन्स आपका बनेगा HCO। HCO3 to वेरी गुड। ओके, एंड इसको हीट करने से आपका CaCO3 बन जाएगा फिर से। ओके, सो टेल मी द कलर ऑफ दिस कंपाउंड। colorless. क्लीन सॉल्यूशन होता है, कलरलेस होता है। क्लियर है? आई थिंक ये आपको आइडिया होना चाहिए। आइडिया है, गुड। सेकंड प्रॉपर्टी CO2 C CO बनेगा एंड दैट इज रेड हॉट कोक के साथ रिएक्शन होती है आपकी। ओके, थर्ड वन CO2 is acidic in nature. Okay, dissolve in water to form unstable carbonic acid. Unstable कार्बोनिक एसिड। ओके, CO2 आपका एसिडिक होता है, वाटर में डिजोल्व होके अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? H2CO3। वेरी गुड। ओके, आई थिंक सबको आइडिया होगा। पॉइंट नंबर 4, CO2 आपके नॉन कंबस्टिबल बट certain active metals like sodium, potassium, magnesium continue to burn with carbon dioxide। ये आपके एक तो नॉन कंबस्टिबल गैस है। CO2 is non combustible but certain एक्टिव मेटल्स। आई थिंक एक्टिव मेटल्स आप लोग समझ रहे होगे क्या है एक्टिव मेटल्स का मीनिंग। एक्टिव मेटल्स का मीनिंग क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अरे यार, एक्टिव मेटल्स तो समझ जाओ ना, जो आपकी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। ज्यादा रिएक्टिव आपकी सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। Calcium. Calcium. कंटिन्यू टू बर्न इन CO2। रिएक्शन क्या होगा आपका?
Mg plus CO2 MgO प्लस कार्बन बनेगा आपको। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, नाउ CO2 यूज्ड एज अ, ये भी आपका काफी अच्छा यूज है जिसको आप लोग लिख लेना। CO2 यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। Fire extinguishers and cannot be used to put out पुल आउट लिख सकते हो, पुट आउट लिख सकते हो, जो आपकी मेटल फायर होती है। ओके, नाउ अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर आपके कितने टाइप के होते हैं बेटा? फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं, या फायर कितने टाइप की होती है? देखो, फायर एक्सटिंग्विशर जो आपकी फायर होती है, फायर ए बी सी डी, डी तक को मुझे पता, आई थिंक ई टाइप की फायर होती है। इनको अलग अलग कैटेगरी टाइप की फायर बना के रखा जाता है। लाइक एग्जैक्टली मुझे सीक्वेंस याद नहीं है, सीक्वेंस कॉलेज में मैंने पढ़ा था, बट मैं बताता हूँ। एक टाइप का फायर होता है आपका जो वुड वगैरह में फायर लगता है। सेकंड टाइप का फायर होता है, एग्जैक्टली सीक्वेंस नहीं है मुझे याद, ओके, याद समझ लो बेटा, ओके। सेकंड टाइप का होता है हम्म जो पेट्रोल आपका और पेट्रोल डीजल वगैरह में होता है, और एक टाइप का होता है आपका जो इलेक्ट्रिक फायर होता है। और सेकंड थर्ड और फोर्थ टाइप का फायर, और हाँ ये तो हो गया, वुड वगैरह में हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, इलेक्ट्रिक फायर हो गया, या एबीसी टाइप ही होता है क्या? और एक टाइप का और होता है जो फोर्थ टाइप का फायर होता है। ओके, अलग अलग टाइप के फायर होते हैं। उस अलग अलग टाइप के फायर के ऊपर जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसके ऊपर ए बी सी लिखा होता है, या बी सी लिखा रहेगा, या ए लिखा रहेगा। इसका मीनिंग ये होता है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर इस टाइप की फायर के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, इसको एक बार मैं कल कंफर्म करके या नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करके आपको बता देता हूँ, या आप लोग भी पढ़ सकते हैं, इसको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। ओके, कि कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर यूज किया जाता है, थोड़ा सा पढ़ लेना बेटा। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, क्वेश्चन मैंने देखा है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, बट जरूरी नहीं कि आपका जेई में क्वेश्चन है। ओके, सर CO2 वाला एक्सटिंग्विशर क्लास बी के लिए यूज होता है। हाँ, क्लास बी के लिए। अब क्लास बी में क्या होता है वो मुझे आइडिया नहीं है, इलेक्ट्रिक फायर होता है या वुडन फायर होता है, या आपका होम वाला फायर जो गैस वैस वगैरह होता है वो। हाँ, क्लास बी आई थिंक सी के लिए भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज होता है। क्लास बी में कौन सी कैटेगरी की फायर आती है वो आप, पेट्रोल ऑयल वो हाँ, सब। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्लास बी में कौन से टाइप की फायर आती है। ओके, चलिए छोड़िए, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बाइड, जो कि काफी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है, काफी इम्पोर्टेंट चीज है फॉर दिस चैप्टर। आई कार्बाइड्स क्या होते हैं? ओके, कार्बाइड बेसिकली फाउंड विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो आपका कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके साथ कंपाउंड बनाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे हाईली, राइट? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देन कार्बन। ओके, सो कौन कौन से टाइप के हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करो। फर्स्ट टाइप का कार्बाइड क्या होगा आपका? पहले फर्स्ट नोट डाउन करो। फर्स्ट का नेम है आपका आयनिक कार्बाइड।
आयनिक कार्बाइड्स। ओके, और हम इसको बोलते हैं सॉल्ट लाइक कार्बाइड। हाइड्राइड जैसे होता है ना, आयनिक हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, याद है ना? याद कर पा रहे हो कि नहीं? हाइड्राइड से रिलेट करो इसके नाम का, सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स। ओके, इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, आयनिक टाइप की बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्डिंग मीन्स बेसिकली चार्ज होता है यहाँ पर। ओके, तो आयनिक बॉन्डिंग किस में होती है? ये आपकी बेसिकली जो होते हैं आपके ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट के साथ फॉर्म करते हैं, इवन 3 के साथ भी फॉर्म कर जाते हैं। लाइक देखो इधर पर एग्जाम्पल लिखो, Be2C, Al4C3, CaC2, ओके, फिर आपका हो जाएगा MgC2 एंड Mg2C3। ये इस टाइप के कार्बाइड्स हो गए। क्लियर है बेटा, समझ में आया? ओके, हाँ यहाँ पर आपका ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं, कौन सा हो गया? आयनिक के बाद आपका कोवेलेंट, कोवेलेंट कार्बाइड। कोवेलेंट कार्बाइड्स, इनका बेसिकली बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जियांट मॉलिक्यूल होता है। स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जियांट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। ओके, एंड इसमें आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ गए? एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है आपका SiC और B4C3, ये आपके एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप आपका इधर से आएगा। थर्ड टाइप कार्बाइड्स कौन सा होगा? टेल मी द नेम ऑफ कार्बाइड। जैसे आपका हाइड्राइड का नेम होता है वैसे ही कार्बाइड का नेम है इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल कार्बाइड। और एलॉय टाइप कार्बाइड। आई थिंक एलॉय टाइप से आप समझ गए होंगे। एलॉय टाइप क्या होगा? इसमें आपका मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। क्या होगी बेटी बेटा? मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना। जो ट्रांजिशन मेटल होता है ना, उसके साथ जो कार्बाइड बनता है वो ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड में आपका इंटरस्टिशियल कार्बाइड के फॉर्म में आता है। ओके, नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली आयनिक कार्बाइड्स। आयनिक कार्बाइड हेडिंग लिखो यहाँ पर, आयनिक कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड ओनली फॉर्म विथ या विथ ग्रुप 1, 2 एंड 3 के एलिमेंट के साथ फॉर्म होता है।
ग्रुप 1 2 3 के एलिमेंट के साथ। और आयनिक कार्बाइड भी आपके 3 टाइप्स के कार्बाइड्स होते हैं। आयनिक कार्बाइड के टाइप भी 3 होते हैं। कौन कौन से, चलिए इधर पे देखो। नंबर 1 होगा आपका मैथेनाइट्स, METHANIDES। इसका मीनिंग ये होगा बेटा, जो मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं विद द रिएक्शन ऑफ वाटर। क्या होता है बेटा इसका मीनिंग? जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे विद रिएक्शन विद वाटर, जो आपके CH4 गैस प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे, वो इस टाइप के कार्बाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? मीथेन गैस कौन प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन गैस वो प्रोड्यूस करेंगे जहां पर आपका C4 नेगेटिव टाइप का आयंस प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर BeC2, सॉरी Be2C, ये देखो, और Al4C3। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Be आपका 2 टाइम्स +2 है और कार्बन आपका -4 एडजस्ट करेगा, राइट? बोलो यस और नो। सेम यहाँ पर Al आपका +3 और C -4 में एडजस्ट करेगा। अरे बोलो, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। गुड। नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, आपको नहीं चमकेगा बाद में, मैं बता रहा हूँ अभी। ओके, अभी समझ लो। तो बेसिकली यहाँ पर आपको रिएक्शन करा के देखना है। मैंने बोला था Be2C प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। कंपाउंड क्या फॉर्म होने वाला है? एक तो BeOH का होल 2 है, जिससे हमको मतलब नहीं है। मतलब वाला कंपाउंड CH4 है। ओके, अगर CH4 फॉर्म होता है तो वो इस टाइप का कार्बाइड है। याद रहेगा ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ अभी देखो, इस कार्बाइड्स में आपके कैटायन बहुत ही स्मॉल होता है। इसका मतलब लेस स्टेबल जो आपके लैटिस एनर्जी होगी, बहुत ही लेस स्टेबल होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना है आप लोग, कार्बाइड विथ स्मॉल कैटायन एंड लेस स्टेबल लैटिस। क्लियर है? फर्स्ट टाइप का क्लियर हुआ। सेकंड टाइप स्टार्ट करें। सेकंड टाइप का कार्बाइड आपका फॉर्म हुआ यहाँ पर। सेकंड टाइप कार्बाइड होता है एसिटिलाइड्स। एसिटिलाइड्स का मीनिंग देखो, ACETYLIDES। इसका मीनिंग क्या है? हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है बेटा, जो आपका रिएक्शन करके क्या दे? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस समझते हो? C2H2. C2H2, वेरी गुड। ओके, C2H2, इसका नाम क्या है? एसिटिलीन गैस। ओके, नाउ तो इसका मीनिंग बेसिकली यहाँ पर C आपका -2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, C आपका -2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल देखो, CaC2, BeC2, MgC2, ये एग्जाम्पल इसी कैटेगरी में आता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एग्जाम्पल रिएक्शन करके बेसिकली जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो करेगा ही करेगा, प्लस C2H2 करना चाहिए, राइट? तो हम कह सकते हैं लार्ज कैटायन एंड मोर स्टेबल लैटिस टाइप। लार्ज कैटायन एंड मोर स्टेबल लैटिस
ओके, कैटाइन देखो यहाँ पर कैटाइन का साइज बड़ा होगा आपका, कैल्शियम है आपका, यहाँ पर बेरिलियम वगैरह था। ओके, एल्यूमिनियम था, छोटा छोटा सा साइज होता है इनका। नाउ थर्ड देखेंगे, थर्ड टाइप ऑफ कार्बाइड्स का नाम क्या है बेटा? विल टेल मी द थर्ड टाइप ऑफ कार्बाइड्स। ए डबल एल वाई एल आई एलाइड्स। एलिलाइड्स, एलिलाइड्स मीन्स एलाइल फॉर्म करता है। एलाइड मीन्स जो आपके प्रोपाइन वगैरह होते हैं, प्रोपाइन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए with the reaction like CH3 single bond C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या है? प्रोपिलीन। ओके, प्रोपिलीन फॉर्म होगा। इसका मतलब ये है इस कंपाउंड में आपका C -4 3 फॉर्म होना चाहिए। जब इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म होगा, ये इस टाइप का नेगेटिव होगा, तो आपका ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा। याद कर लेना। इस टाइप के लिए जो एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल जो आता रहता है वो एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज Mg2C3। ओके, अगर यहाँ पर हम कार्बन निकालेंगे तो कार्बन इस फॉर्म में प्रेजेंट है आपको, देखोगे थोड़ा ध्यान से तो आपको दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाली है दैट इज Mg2C3 प्लस वाटर। रिएक्शन होगी आपकी MgOH होल ट्वाइस प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो गया। राइट, समझ में आया? और इसको बड़ा लिख लो। क्लियर हुआ ना? ये आपके कंपाउंड्स हुआ। ओके, तो आयनिक कार्बाइड्स क्लियर सबको? 3 टाइप्स के आयनिक कार्बाइड्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्लियर हुआ ना सबको? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, नाउ अभी स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट कार्बाइड्स। कोवेलेंट कार्बाइड्स आपके, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लो, ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है। नंबर 1, कोवेलेंट पॉलीमेरिक थर्मली स्टेबल extremely hard high melting point और इनर्ट सॉलिड होते हैं। जो भी आपका कोवेलेंट कार्बाइड दिखे वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज रखता है। पॉलीमेरिक होगा, थर्मली स्टेबल होगा। ओके, पॉलीमेरिक होगा, थर्मली स्टेबल होगा, एंड एक्सट्रीमली हार्ड होगा आपका। ओके, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और इनर्ट सॉलिड होगा। इनर्ट सॉलिड मींस नॉर्मली रिएक्शन नहीं करने वाला, जैसा है वैसे में खुशी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, विद एलिमेंट elements having similar electronegativity। उसके साथ फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका सिलिकॉन का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही कार्बन का होता है ना बेटा। एक ही ग्रुप के हैं ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता। ओके,
एंड जो बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वही आपका अप्रोक्सीमेट कार्बन का होता है। तो B4C3 भी आपका फॉर्म होता है। ये आपका एक टाइप का पॉलीमेरिक कार्बाइड्स होते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है इन दिस सीरीज, जो आपके कार्बाइड्स होते हैं किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। तो उस फॉर्मेशन का प्रोसेस है SiO2 प्लस कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस में। आपका कंपाउंड बनेगा SiC प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, SiC जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड का एक नाम होता है कार्बोरंडम। ओके, काफी हार्ड कंपाउंड होता है। हार्ड मीन्स उसकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने ऊपर लिख दी किस तरीके से होता है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज और हैं तो और लिख लो SiC के बारे में। SiC किस तरीके से होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेटा, सिमिलर स्ट्रक्चर जैसा आपका डायमंड का होता है ना, सेम टू सेम बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, और अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं मैं, 3D इसका भी स्ट्रक्चर होने वाला है। ओके, एंड इनफाइनाइट जो इनफाइनाइट 3D होगा, इनफाइनाइट बॉन्ड बनेंगे इसमें, लाइक जैसे कार्बन डायमंड में बनते हैं आपके, डायमंड टाइप स्ट्रक्चर बना रहता है, तो यहाँ पर भी 3D इनफाइनाइट स्ट्रक्चर ऑफ SiC। स्ट्रक्चर ऑफ SiC। थर्ड पॉइंट होगा यहाँ पर सिलिकॉन each silicon surrounded by 4 carbon। फोर कार्बन एटम्स। ओके, एंड कैसे सराउंडेड होगा बेटा, टेट्राहेड्रली। अच्छा, क्लियर है, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा। नाउ जो आपका B3C4 ये वाला कंपाउंड, इसके बारे में किसी को आइडिया है? B3C4 एक पॉइंट और लिख लो, इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखना। B4C3 हुआ है। B4C3 is more harder than SiC। बस, और कुछ भी नहीं है इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं कहना। ओके, नाउ यूजेस की बात करें, दैट इज यूज एज एब्रेसिव। एब्रेसिव समझते हो बेटा, एब्रेसिव used in construction of atomic रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं बेटा इसको। जो आपके एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं ना, उसके कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं SiC। काफी हार्ड होता है तो इसलिए इसको यूज करते हैं। क्लियर है, तो आपके कंपाउंड्स जो आपके आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स है बेटा, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड आपके एलॉय टाइप के होते हैं, मींस एक मेट, सॉरी
बोलो बेटा। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होते हैं, सॉरी इंटरस्टिशियल कार्बाइड जो होते हैं वो दो मेटल्स और एक मेटल नॉन मेटल मींस कार्बन के साथ कोई और मेटल मिक्स करके जो बनाते हैं, और वो मेटल आपकी ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ना आपको, बिकॉज आपके सिलेबस में है नहीं। आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका रेशियो ही मैं बता दूं, 70 to 80% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 20% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो आयनिक कार्बाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों बिल्कुल छोड़ भी सकते हैं, इससे तो लेस देन 1% क्वेश्चन आने वाले चांसेस होते हैं, बट कभी आया नहीं क्वेश्चन इसका। ओके, तो ये चीज आप लोग याद कर लेना कि आयनिक कार्बाइड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयनिक कार्बाइड की सारी प्रॉपर्टीज आप लोग को याद कर लेना, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पेज में। और जो कोवलेंट टाइप का कार्बाइड्स है, कोवलेंट टाइप के कार्बाइड्स का इस पेज में जितना लिखा हुआ उतना मोर देन एनफ हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के जितने कंपाउंड्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं मैं आपको बता दूं। नंबर 1 हम लोग SiO2 देखेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है उसको देखेंगे। उसके बाद सिलिकॉन के बाद कुछ कंपाउंड्स जो होंगे लाइक सिलिकॉन के कुछ कुछ स्ट्रक्चर होंगे, लाइक सिलिकॉन भी देख लेंगे हम लोग। ओके, सिलिकॉन के बाद फिर आई थिंक ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, कुछ बेसिक कंपाउंड्स देखेंगे लाइक SiCl4 वगैरह किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इनका, वो देख लेंगे। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग सिलिकेट्स पर आ जाएंगे, और सिलिकेट्स इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट होगा। ओके, उसको हम लोग देखेंगे। हाँ, आपके लिए होमवर्क ये है, इस चैप्टर का जो ग्लास वाला पार्ट होगा जहां से ग्लास स्टार्ट होता है वो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग पढ़ लेना। अगर आप लोग अभी इस ग्लास तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम है, एटलीस्ट एक लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होगा, सेकंड लेक्चर पे हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पर। तो अगर आप लोग पहले से पढ़ लोगे ग्लास को, और अगर आप लोग नीड समझते हो कि ग्लास को बताना है, तो क्लास में मैं इंक्लूड कर दूंगा। अदरवाइज मेरा मूड ये है कि मैं क्लास को क्लास में नहीं डिस्कस करने वाला। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप जो मैंने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की है, नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है मैंने, उससे आप लोग पढ़ सकते हो। वहां पर ऑलरेडी मैंने क्लास इंक्लूड कर दिया है। या फिर आप NCERT पढ़ सकते हो, या फिर आप OP टंडन से पढ़ सकते हो, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो क्लास की प्रॉपर्टी। ज्यादा कुछ खास होता नहीं उसमें। अगर आपको लगता है कि नहीं सर लिखवा दो, तो मैं एक लेक्चर लेकर के पूरा क्लास बता दूंगा। अदरवाइज मैं सिलिकेट्स पे स्टॉप करने वाला हूँ लेक्चर। तो नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर ही चाहिए होंगे इस चैप्टर को, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा अपना, उस टेस्ट में आपका 14 ग्रुप ही आएगा, 13 को मत पढ़ना, अभी जितना पढ़ लिया काफी है। 14 ग्रुप को पूरा से पूरा पढ़ना अच्छे से। ओके, अगर आएगा तो इससे एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन इससे आएगा। क्लियर है? 14 ग्रुप से आएगा। हाँ, और ऑफ कोर्स देयर आइसोमर वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होंगे इस संडे। सो इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आई थिंक लेक्चर में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस अगर फिर भी कुछ डाउट है किसी को तो मुझे बताओ, मैसेज करो किस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो यू कैन लीव नाउ। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय।